Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take a seat. Thank you, sir. अनुराग, ये आपका 5वां प्रयास है सिविल सेवा परीक्षा में। यस और आपका जो वैकल्पिक विषय था, वो है हिंदी लिटरेचर। यस सर आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स का है। Yes. मैथमेटिक्स ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्री अरबिंदो कॉलेज से। यस पर आपका रुझान हिंदी की तरफ कैसे चला? सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में पूरा हुआ। फिर मैंने 2018 से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था। फिर मैंने उसके सारे एस्पेक्ट देखे, लोगों से भी बात किया। मैथ का जो था सिलेबस काफ़ी वॉस्ट था और उसको कम टाइम में प्रिपेयर भी करना थोड़ा मुश्किल था। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि मार्किंग कैसी अच्छी रहती है और सिलेबस रहता है और मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरी पूरी 12th तक की शिक्षा हिंदी में हुई है। तो इस कारण से मैंने हिंदी लिटरेचर को ऑप्ट किया और आगे चल करके मैंने अपना पीजी भी हिंदी लिटरेचर से ही पूरा किया। अच्छा, आप रैंक का मतलब बता सकते हैं? लीनियर इक्वेशन में रैंक का क्या मतलब होता है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ये क्या होता है मैथमेटिक्स में? सर लिमिट का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि उसकी हायर लिमिट क्या हो सकती है, लोअर लिमिट क्या हो सकती है, मतलब किस लिमिट के भीतर वो फंक्शन वेरी करेगा या उसके ग्राफ बन सकते हैं, उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ डिफाइन होती है, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंस कैलकुलस में कहाँ है? एकदम पिन पॉइंट करके बताइएगा। ओके सर, किसी चीज़ की हायर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए, एग्जांपल के लिए अगर मैं कैलकुलस में बताऊं, कोई फंक्शन दिया जाता है या कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं, लोअर एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं, तो वो लिमिट निकालने में इसका यूज कर सकते हैं। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में सुना है मैथमेटिक्स में? यस सर। क्या होता है ये? सॉरी सर, अभी याद नहीं है मुझे। अच्छा, सिमेट्री क्या चीज़ होती है ग्रुप थ्योरी में? ये बता दीजिए। सिमिट्री में सर एक ग्रुप का एक प्रॉपर्टी है, वो सिमिट्री में चेक किया जाता है कि अगर हम किसी फंक्शन को लाइक देयर आर थ्री वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी, कि जैसे ए बी एंड सी किसी फंक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि ए बी के साथ जो सी का हम फंक्शन लगा रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो क्या वो सेम चीज दूसरे में भी फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कि बी सी इंटू ए, अगर वो दोनों इक्विवेलेंट आते हैं तो उसे सिमिट्री कहा जाता है। हुँ। अनुराग, आपको डायरी लिखना भी पसंद है, यस सर। तो आप क्या लिखते हैं अपनी डायरी में? सर डायरी में मेनली जो चीज़ें घटित होती है या कुछ मुझे स्ट्रेटजी बनानी है या मेरे जीवन में कुछ घटित होता है, कोई खास चीज़ या कोई दुख के कारण होते हैं, तो मैंने अभी अपना जितना जीवन बिताया है इन सब से रिलेटेड ही लिखता हूँ। आप हमारे साथ कोई अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी शेयर करना पसंद करेंगे, जो आपने अपनी डायरी में नोट किया है? सर स्ट्रेटजी में जो एक ये है कि मैंने अपने रूटीन को लेकर के किया था कि अगर मुझे कोई रूटीन ऑब्टेन करना है तो उसके लिए मैं क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, उससे संबंधित एक मैंने डायरी में अपना पूरा बना रखा था। प्लानर हो गया, प्लान वर्ल्ड। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए, हुँ। स्ट्रेटजी कि मतलब मुझे क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए या किसी का वीडियो देख करके या किसी से सीख करके जो मैंने बनाए वो स्ट्रेटजी बनाई थी। एक स्ट्रैटेजिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ, इंडिया को अंडमान निकोबार में अपना कॉलोनी पोर्ट डेवलप करना है। वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है उसके लिए। तो उनको ये बात वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी, कंटेनर कितने आ सकते हैं, जो कोलंबो पोर्ट है या फिर अफ्रीका का कॉलो पोर्ट है, उससे जो भी मलक्का स्टेट से होकर के ट्रेड होंगे, वहाँ की कैपेसिटी क्या है, मेरे लिए उसके फ़ायदे कितने हैं और जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, उन पे कितना डिग्रेडेशन होगा या जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। इन सब चीज़ों पॉइंट का सारा चीज़ ध्यान रखने की बात है। आपने मेरा सवाल समझा नहीं। मैंने बोला एक स्ट्रैटेजिस्ट को स्ट्रैटेजी बनाते वक़्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बोला ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने कॉल ऑफ पोर्ट और इसका एग्ज़ाम्पल दिया, बट वो तो एक ही बात थी। सर एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं पता है, अगर आप अनुमति दें तो मैं अनुमान कर सकता हूँ बिल्कुल। सर एक तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, दूसरा उससे संबंधित जो डेटा है वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तीसरा ये हमें देखनी चाहिए कि हमारे पास कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं और चौथा जो स्ट्रैटेजी जो उसमें रिसोर्स लग रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मैनेजमेंट का है, उसकी आवश्यकता है। हुँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ज़िक्र किया। यस। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वॉल्यूम और वैल्यू के टर्म्स में कितना ट्रेड होता है एक साल में?
सर सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है मुझे। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर सर यूएस है प्रेजेंट टाइम में, और इसके पहले चीन था। दोनों में चेंजेस होते रहते हैं। सबसे बड़ा आइटम ऑफ ट्रेड क्या है इंडिया से? हर सेक्टर में बता दीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है और सर्विसेज में क्या है? बिगेस्ट आइटम ऑफ ट्रेड। सर जो टर्सरी सेक्टर है, अगर उसमें बात करें तो सॉफ्टवेयर जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड करते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग में सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। और जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हम व्हीट या खाद्यान्न का ज़्यादा। ऑयल नहीं है कहीं पे भी। मैंने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तो कहा ही नहीं आपसे, मैंने ट्रेड कहा। ओके सर, सॉरी सर, मैं एक्सपोर्ट में मुझे लगा आप पूछ रहे हैं। हम्म। तो जो हम इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट दोनों की बात करें तो उसमें ऑयल सबसे ज़्यादा है। अब ट्रेड के मामले में हम ऑयल का ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ की 80% आपूर्ति इंपोर्ट से ही करते हैं ऑयल की। अनुराग, क्या आपने आज का समाचार पत्र पढ़ा है? यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है आज? सर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जैसे मैंने दैनिक जागरण पढ़ा सर, तो उसमें 2-3 बातें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी। एक हमास की युद्ध विराम को लेकर के, हमास और इजराइल वॉर में युद्ध विराम को लेकर के, सीज़ फायर को लेकर के था। सेकंड जो था कि इंडिया एक अपने आप को ऑटोमोबाइल हब बनाने की बात कर रहा है, जिसके लिए भारत मंडपम में उसके बारे में एक्सपो भी, ग्लोबल एक्सपो हो रहा है। तीसरा जो न्यूज़ है वो अपने नेशन के जो सिटीजन उनके सिक्योरिटी को लेकर के है। एग्जाम्पल के लिए जो रशिया में लड़ने के लिए गए थे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगा, H1B वीज़ा पॉलिसी को लेकर के उसमें कुछ चेंजेस हैं। हाल फिलहाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो अभी चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा को लेकर कुछ कहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? सर उन्होंने कनाडा को अपना 51th स्टेट बनाने के लिए बात कही है। कनाडा एक सोवरेन स्टेट है। इसके मुताबिक उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी सोवरेन स्टेट को उसको एक स्टेट के रूप में बनने की बात नहीं कहना चाहिए। दूसरा, जो उनका पर्सपेक्टिव है, उनके इकोनॉमिक तरीके हैं और ट्रेड को लेकर के कई सारे मुद्दे थे उनके, जो मैक्सिको के साथ भी थे और कनाडा के साथ भी थे। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर कनाडा हमारा एक 51 स्टेट बन जाता है तो उसकी इकोनॉमी हम शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका ये मानना है कि भारत कनाडा संबंध अपने लोएस्ट पॉइंट पे हैं। इसके दो बड़े रीजन आप बता दीजिए और अगर ब्रीफली बताइए। सर जो सबसे प्रमुख मुद्दा है इसमें वो है निज्जार का केस, हरदीप सिंह निज्जार का केस। उनकी जो कि खालिस्तान से संबंधित है, उसका एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट में है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो भी खालिस्तान से ही सपोर्टेड है, क्योंकि अ, लगभग खालिस्तान मूवमेंट के आंदोलन के जितने लोग हैं वो कनाडा से संबंधित भी रखते हैं। इस पूरे इशू को एक मान सकते हैं खालिस्तान प्रॉब्लम। दूसरा बताइए। सर एक माना जाता है जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहे हैं उस पे भी कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समूह का सपोर्ट रहता है। एक ही बात हुई, खालिस्तान प्रॉब्लम इज वन प्रॉब्लम। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? कनाडा के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर एक माइग्रेशन का इशू, जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। माइग्रेशन की पॉलिसीज में उन्होंने अभी बदलाव किए हैं कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको कम अलाउ करेंगे। धन्यवाद अनुराग। राग तो हिंदी साहित्य की बात करें, कितने काल में इसको आप देख सकते हैं बांट कर? सर कई सारे समीक्षकों ने इसको अलग अलग तरीके से बात किया है। जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने इसको 4 काल में बांटा है। और इसके साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, इन्होंने भी इसको 4 काल में बांटा है। उनको मिला करके एक जो इसकी विभाजन देखी जाती है हिंदी साहित्य का, उसको 4 काल में देखा जाता है। पहला है आदिकाल, फिर उसके बाद है मध्यकाल, फिर है रीतिकाल और उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का किसी प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम बताइए। सर काफ़ी सारे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो आपको इम्प्रेस किया हो सबसे ज्यादा? सब प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का कौन सा उनका, कौन सी उनकी रचना आपको बहुत? सर उनकी कई रचनाएं हैं जिसमें से गोदान है, गबन है। उसका सेंट्रल थीम क्या है गोदान का? सर गोदान का सेंट्रल थीम कई संदर्भ में देखा जाता। जो सर प्रमुख माना जाता है वो ये माना जाता है कि उन्होंने किसान की समस्या को उभारा है, किंतु किसान की समस्या के साथ साथ उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसकी भी समस्या को उन्होंने उसमें उद्घाटित किया है। इसके साथ साथ जो शहर और गांव का एक समीकरण है उसको भी उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, तो ये देश के जो वो हैं अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विरोध जो होता रहता है, कभी कभी सुनने में आता है जोरदार ढंग से, इसका क्या वजह है? सर इसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण है संस्कृति से जुड़ाव। जैसे जो साउथ की संस्कृति है और नॉर्थ की संस्कृति है
नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मुख्यतः जो विरोध देखा जाता है वो साउथ के राज्यों के द्वारा, प्रमुखतः तमिलनाडु के द्वारा। इसमें इनका विरोध ये है कि अगर हम हिंदी को प्रमोट करेंगे तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसका महत्व घट जाएगा। नेशनल लेवल पे हिंदी को ज़्यादा महत्व मिलेगा और उनका ये मानना है कि हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लेकर के अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं चुना गया है, इसलिए हम हिंदी को उस रूप में नहीं स्वीकारेंगे। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो वो सिर्फ भाषा को लेकर है, राजनीति से जुड़ा हुई है? सर, राजनीति जो भी सांस्कृतिक पार्ट होते हैं कुछ एक तरीके से क्षेत्रवाद को भी प्रमुखता देते हैं, तो क्षेत्रवाद के मुद्दे से इसको राजनीति से भी जोड़ा जाता है। इसमें दोनों कारण है। मेन मुद्दा जो वर्तमान में देखा जाता है वो राजनीति से, क्यों? क्योंकि भाषा से सबसे ज़्यादा जुड़ाव हर स्टेट का देख के अपने स्टेट से लगाव रखता है, तो इसको भी राजनीति से देख के जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? सर, मैं काउंट करना चाहूँगा अगर आप अनुमति दें तो। नहीं, उतनी आवश्यकता नहीं है। ये बताइए, उत्तराखंड से अलग हुआ या उत्तर प्रदेश वो विभाजन हुआ, वो क्या उद्देश्य था और वो उसका वो हो पाया क्या जो सोचा गया था दोनों राज्यों के लिए? ये सर, वर्तमान में देखा जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिली है। 2000 में इसका विभाजन हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक पहाड़ी राज्य था और जो उत्तर प्रदेश था वो एक मैदानी राज्य था। उन दोनों की जो वहाँ की संस्कृतियाँ हैं वो भी अलग थी। संस्कृतियों से ज़्यादा मेन कारण ज्योग्राफी का था सर, और वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के लिए जो ज़रूरत थी उसकी थी। क्योंकि वो एक फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था और फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ से ट्राइब्स ज़्यादा थी, उनकी डिमांड अलग थी, प्रशासनिक ढांचा उनका अलग था और उत्तर प्रदेश का मूल ढांचा जो था वो पूरा अलग था। तो उत्तर प्रदेश का अच्छा, ये देखते हैं वहाँ पे उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न है उत्तर प्रदेश में क्या है मुख्यतः? क्या कौन कौन से फसल वहाँ हो रहे हैं और उसको सॉइल से जोड़ करके बतलाएंगे? ओके सर। सर, उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक ज़ोन है, इसीलिए हर क्षेत्र में अलग-अलग उत्पाद किए जाते हैं, वो भी सॉइल से संबंधित। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एनसीआर के आसपास का रीजन है, यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल की वैसी स्थिति भी है और वर्षा का भी वैसा मान। कौन सा सॉइल है ये? सर, यहाँ पे बांगर जिसे कहते हैं, जहाँ पे जहाँ पे हर साल बाढ़ की स्थिति नहीं होती है। ये सॉइल का एक नाम है। सर, अगर एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, दोमट मिट्टी एलुवियल सॉइल कहते हैं। अलूवियल है। अलूवियल में भी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक। अच्छा, ओके, ओके। वहाँ के जब जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उत्तर प्रदेश से, उनका नाम बताएं। सर, एक जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका संबंध इलाहाबाद से रहा, काफ़ी समय तक रहे। दूसरे चंद्रशेखर जी, अभी इन्हीं दोनों का नाम याद कर। बस अपने प्रधानमंत्री अभी करंट उन्हीं का नाम भूल गया है। सर, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वाशवंशी है वो, और क्या होता है वही का करण भूमि कहा। करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से। अच्छा, अगर सुल्तानपुर का आपको परिचय देना पड़े किसी पर्यटन के हिसाब से, किसी विदेशी को, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसको आकर्षित करेंगे कि ये सब चीज़ें आप आइएगा सुल्तानपुर में देखने को मिलेगा? सर, मेरा माध्यम ये होगा कि मैं उस व्यक्ति को जिसको आकर्षित करना है, उसको सबसे पहले बताऊंगा कि सुल्तानपुर अवध क्षेत्र का एक जिला है, जो कि रामायण से जुड़ा हुआ, राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उसका नाम अगर प्राचीन समय में देखें तो कुशभवनपुर है, जो कि राम भगवान के वंशज थे, राम भगवान के पुत्र थे। और इसी से जुड़ा हुआ एक जो हनुमान जी थे, उनसे संबंधित जो एक वाद आता है, जो एक प्रकरण आता है कि वो स्नान करने के लिए जब जा रहे थे, तो उसमें एक उन्होंने राक्षस को मारा था, जो सजीवन बूटी लाने जा रहे थे। तो वो भी क्षेत्र है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से जो नदी जाती है वो गोमती नदी जाती है और बहुत सुंदर क्षेत्र है, कृषि से आकर्षित क्षेत्र है। आप यहाँ पे आकर के रिलीजियस टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बगल में काशी है, जो सबसे पुरानी नगरी है। उसी के पास में महाकुंभ जैसा क्षेत्र है, जो कि प्रयाग में है, और यहाँ से इसी के जस्ट बगल में अयोध्या जैसी नगरी है, जो कि रामायण के अंग में रंगी हुई है। तो आप यहाँ से आकर के यहाँ के सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन कौन रहे हैं सुल्तानपुर से? सब प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन में जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। पहले कभी भी हिस्ट्री में जब भी सबसे प्रोमिनेंट नाम किसका ध्यान में आता है? सर, प्रोमिनेंट नाम में जो यहाँ के एमपी थे संजय सिंह का नाम याद है। अच्छा, वहाँ ये बताइए, एक हम ये सोच रहे थे आपसे पूछने का कि अ, इसका कौन से गायन के रूप हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके सिर्फ नाम बताइएगा। सर, ध्रुपद एक जो है गायन के रूप में है,
ख्याल गायकी का भी स्वरूप रहा लखनऊ घराने से, और बनारस घराना भी है, वहाँ से भी कुछ जुड़े हुए हैं, पर एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। घराना का क्या अर्थ होता है? घराना का संबंध सर ये इस तरीके से विकसित हुआ कि अलग अलग स्वरूप रहे, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत था, तो हिंदुस्तानी संगीत में जो प्रभाव अलग अलग उत्तर भारत में पड़े गायन के, तो उन्हीं से संबंधित करके दिया गया। अच्छा, इस शहरों का नाम जो बदला जा रहा है वहाँ हर कुछ दिन में, उसका कोई लाभ हो रहा है उससे? सर शहरों का नाम जो परिवर्तित किया जाता है वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ाव रखने की वजह से किया जाता है। ये प्राचीन समय से देखा जा रहा है, जब भी शासक परिवर्तित होते हैं, वहाँ की संरचना परिवर्तित होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ का नाम वहाँ से जुड़ने के लिए रखते हैं। लेकिन जैसे शाहजहानाबाद हुआ, तो उसका तो सिर्फ ये हुआ अर्थ कि शाहजहां ने उस जगह को आबाद कराया, और तो कुछ उसका अर्थ तो वो तो फैक्ट रहेगा ही ना, उसको कैसे मिटा देंगे आप? सर वर्तमान में जो वहाँ की सांस्कृतिक संरचना देखी जाती है, हो सकता है उस समय शाहजहां ने उसका शाहजहानाबाद नाम रखा। नहीं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ये सब। ये सर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसकी, उस समय के अनुसार उसका नाम ठीक था। वर्तमान में अगर परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन देखा जाता है, हो सकता है कि अब वहाँ पे विकास की धारा किसी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ती हो सकता है वहाँ पे वो रिलीजियस प्लेसेस के रूप में उसको डेवलप करना चाहते हैं, या डेवलपमेंटल प्लेसेस के तो रूप में मेरा develop लास्ट प्रश्न ये रहेगा, ये पुलिस एनकाउंटर्स के बारे में क्या उत्तर प्रदेश बड़ा आजकल चर्चा में है, क्या है इसका, उस पर आपको कुछ मंतव्य है? सर पुलिस एनकाउंटर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही रीजन में इसको अलाउ किया जा सकता है कि अपने डिफेंस में अगर वो चीज़ें चलाई गई हैं तो ठीक है, क्योंकि न्याय करना प्रशासन का या सरकार का काम नहीं, वो न्यायालय का काम है, और न्यायालय के द्वारा ही होना चाहिए। मतलब पुलिस इलीगल एनकाउंटर को आप विरोध करते हैं, लेकिन वैसे तो एनकाउंटर होगा ही, जब पुलिस पर अटैक करेगा तो उसको तो पुलिस बचाव के लिए अपना करेगा, ठीक है, ठीक। अनुराग, यस क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने सीएपीएफ ज्वाइन किया था, यस सर। क्यों छोड़ा आपने? सर इसके पीछे जो मेन कारण है, मैंने यूनिफॉर्म के लिए ही सिविल की तैयारी की थी। मेरा पहला प्रेफरेंस इसीलिए आईपीएस रखा है मैंने इसकी प्रिपरेशन 2018 से शुरुआत किया था। उसी के एवरेज में मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया, तो 2019 में मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। बट उसका जो एलोकेशन आया वो 2022 में आया। मैंने 1 साल का गैप भी लिया, और तब तक रिग्रेस मैंने प्रिपरेशन भी कर लिया था सीएससी के लिए। 1 साल का मैंने उसमें एक्सटेंशन भी लिया। 2023 का मुझे इंटरव्यू देने का सौभाग्य भी मिला। दुर्भाग्य से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसी बीच में मुझे जॉइन करने के लिए वहाँ से कॉल लेटर आ गया, क्योंकि अब मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता था। फिर मुझे लगा कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ, पर जब मैंने वहाँ पे 15-20 दिन की ट्रेनिंग की, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तब मुझे डिसीजन लेना पड़ा और रिज़ाइन करना पड़ा। तो आपको लगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा? प्रेशर की बात नहीं है सर, मेन जो था मेरा फ़ोकस आईपीएस को ही चॉइस लेकर के मैंने सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन की है शुरू से। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, और मेरे पास उतना समय भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं एक बार उसमें कंटिन्यू करता तो मैं अगले 3-4 साल के लिए फिर से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता था, और तब तो शायद मेरी एज भी एंड हो जाती, और फिर कोई एग्जाम भी देने को नहीं मिलता। तो आपको नहीं लगता था कि आपको जब ज्वाइन करने का मौका मिला तो उस टाइम पे ही आपको मना करना चाहिए था? सर मुझे 1-2 लोगों ने सजेशन दिया था, मैंने और भी चीज़ें सजेशन लिए थे, पर मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम वहाँ नहीं जाते हैं, एक बार जा कर के देख लेते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। ओके। आप वॉलीबॉल के शौकीन हैं, यस सर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। यस सर। अ, वॉलीबॉल में एक फॉल्ट होता है कैरिंग, क्या मतलब होता है उसका? कह रही हैं सर? हुँ। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं। लिबेरो प्लेयर क्या होता है? लिबरो प्लेयर जो होता है सर, वो एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, जो कि ना तो अटैकिंग खेलता है, ना तो सेंटर में खेलता है, और ना ही वो सर्विस देता है। उसका काम सिर्फ डिफेंस करना होता है, जो बैक कोर्ट में हमेशा काम रहता है। क्या है चीज़ वो जो लिबेरो नहीं कर सकता है? लिबरो सर, कौन सी ऐसी चीज़ है एक्टिविटी फील्ड में जो वो नहीं कर सकता है? सर वो बॉल ही नहीं मार सकता, और जो डिफेंस है, मतलब कि जो रोकने का काम है, जो उसका मेन काम है कि वो सर्विस नहीं दे सकता और बॉल ही नहीं मार सकता। ओके। वॉलीबॉल से लाइफ के 3 लेसन्स बताइए जो हम सीख सकते हैं, जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सर ये कि जैसे प्रशासन से अगर मैं जोड़ के बताऊँ, तो आप अपने रिसोर्स जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो उसका कैप्टन होता है, उससे सीख सकते हैं। दूसरा टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना। तीसरा डिसिप्लिन जो हो सकता है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी, जैसे कभी बहुत आवश्यक पड़ गया, किसी आपदा में है आप, और आपको डिसीजन लेना है, तो आप कैसे उसमें डिसीजन लेंगे, ये चीज़ सीख सकते हैं यहाँ से। ओके, गुड। आप विपासना भी आपका शौक है, विपासना मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो विपासना और प्राणायाम में क्या फ़र्क है? सर
प्राणायाम और विपश्यना में जो मेन डिफरेंस है, तो प्राणायाम में ये सिखाया जाता है कि आप जो है अपनी सांस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इन आउटर एक्टिविटीज़ पे भी उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि विपश्यना मेडिटेशन में मेनली इंटरनल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। जबकि प्राणायाम में बॉडी फंक्शन कर सकता है और विपश्यना में मेनली आपको ऑब्जर्व करना होता है अपनी सेंसेशन पे, इंटरनल सेंसेशन। तो विपासना के सिवाय कुछ और मेडिटेशन के फॉर्म्स के नाम बता सकते हैं मुझे आप? ये सब कई सारे फॉर्म हैं, जैसे एक श्री श्री रविशंकर जी करवाते हैं, एक ओशो जी का फॉर्म है, एक नाम बताइए मुझे। सर एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। सर मैं एक ही चीज़ याद कर पा रहा हूँ, जो कि जग्गी वासुदेव जी करवाते हैं। सॉरी सर, उसका भी नाम नहीं है। चक्र मेडिटेशन और मंत्र मेडिटेशन में क्या फ़र्क होता है? सर चक्रा में ये कहा जाता है कि हमारे बॉडी में 6 चक्र है, उसको जगाने की बात होती है। उसके लिए कुंडलिनी एक फॉर्म होता है, उसमें कहा जाता है कि मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्र कमल ब्रह्म चक्र तक हमें जाना है। मतलब अपने निचले भाग से लेकर के सबसे ऊपर के भाग पे जाना है। और जो सर मंत्रोच्चार में है, ये माना जाता है कि जो हमारी बॉडी का फंक्शन मतलब माइंड का फंक्शन है, वो किसी चीज़ से बना हुआ है, जिस चीज़ को हम बार-बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ हमें दिखने लगती है। तो मंत्र उच्चार का उसी से संबंधित है, जिसके बारे में वर्तमान में देखा जाए तो प्रेमानंद जी महाराज हैं ये, वो उसी की बात करें। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है? पैन कार्ड का सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। AVPS XY करके कुछ है। थैंक यू। आपने आईपीएस को पहली प्रेफरेंस ली है, पहली प्राथमिकता आईएएस और आईएफएस के कंपैरिजन में। तो पुलिस सर्विस का ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अपील करता है, जिसके कारण आपने निर्णय लिया? सर पुलिस सर्विस में 2 चीज़ें हैं जो मुझे अपील करती हैं। एक तो यूनिफ़ॉर्म, दूसरा इसमें जो है मुझे ऑपरेशन का भी अनुभव मिलेगा। जैसे यदि मैं किसी और फ़ोर्स में एमएसजी या इन सब के साथ में जाता हूँ। दूसरा, जो जनता है उसके साथ भी जुड़ने को मिलेगा। मतलब जो एग्ज़ीक्यूशन का काम है और पॉलिसी मेकिंग का और पब्लिक डीलिंग का, इन तीनों चीज़ का अनुभव यही एक फ़ोर्स है जो दे पाएगी। अगर एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको उत्तर पूर्व में नक्सल घटनाओं, नक्सल इशू से डील करने के लिए भेजा जाए, जहाँ पे आपका लोगों से ज़्यादा परिचय नहीं पाएगा, आपको सिर्फ उस समस्या से डील करना है, तो क्या आप उसको करना चाहेंगे? यस सर, एज़ अ आईपीएस ऑफिसर मुझे कभी भी सीआरपीएफ या सीएपीएफ की फ़ोर्सेस का हेड बनाया जा सकता है या उसमें डीजी या डीआईजी रैंक पे भेजा जा सकता है। तो उसमें कमांड करने के लिए मुझे ये ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जाना चाहूँगा। तो सीएपीएफ का तो आपको बनाया ही गया था ना, पद आपको मिला था ना, फिर आपने उस पद को क्यों छोड़ा? सर उसका छोड़ने का मुख्य कारण ये था कि उसमें वो दोनों चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं सीएपीएफ में आईपीएस के थ्रू कभी भी जा सकता हूँ, किंतु मैं सीएपीएफ से आईपीएस में कभी नहीं आ सकता। तो आपने उस परीक्षा को दिया क्यों था? अगर आपको उस समय ये क्लैरिटी नहीं थी अपनी इच्छा के बारे में, अपने करियर के चुनाव के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल क्लैरिटी थी, क्योंकि वो भी एक यूनिफ़ॉर्म जॉब थी और ये एग्ज़ाम मैंने 2019 में दिया था। अगर उसी टाइम में मेरा हो गया होता या सारे रिज़ल्ट क्लियर हो गए होते, तो शायद मैं उसी फ़ोर्स को जॉइन कर चुका होता। काफ़ी ज़्यादा लेट होने और मैंने जो अपना एक पहले से ही मन बनाया था, वो आईपीएस के लिए बनाया था। तो हो सकता था कि मैं उसी के साथ प्रिपेयर करते हुए ये एग्ज़ाम आपने देता। कितने समय सर्विस की सीएपीएफ में? सर मैंने 1.5 महीने ट्रेनिंग किया था वहाँ पे। 1.5 महीने ट्रेनिंग की है। अच्छा, एक सिनेरियो, आपने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया है सिविल्स का, है ना? तो उस समय आपने उस समय जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया था? नहीं सर, मैंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था। ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था। अच्छा, क्या आपके उस नौकरी को छोड़ने का कारण ये कह सकते हैं, अगर आप उस सर्विस में रहते तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते थे? नहीं सर, इसके पीछे बिल्कुल ये कारण नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी भी वहाँ पे एग्ज़ाम देता, तो मेरे जो फाइनेंशियल ईयर जुड़ते, वो पीछे के ही जोड़े जाते, वो इस साल के नहीं जोड़े जाते। तो मेरे पास जितने भी अटेम्प्ट बचे हुए, मैं इस जॉब में भी रह करके ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या आप बता सकते हैं? बस AWS के लिए तो सर फाइनेंशियल इनकम की बात है, वो 8 लाख है, उसमें मेरे माता-पिता और मेरा जितना सैलरी है वो कैलकुलेट होता है। और ज़मीन के लिए 5 एकड़ ज़मीन की बात होती है, उसमें कि अगर आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है या फिर प्लॉट जो म्युनिसिपैलिटी है, उसमें 100 गज से ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर प्लॉट है, तो ये 3 चीज़ें अभी मुझे याद आ रही। तो क्या अगर आप उस नौकरी को करते हैं, उसके बाद भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल थे? सर अगली साल इस बार के लिए मैं एलिजिबल था, नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहता उससे। अच्छा, एक आपका पैटर्न देख रहा है कि आपने गणित में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, आपने 3 साल इसको पढ़ा और उसके बाद जब आगे आपको ऑप्शनल चुनना था, तो आपने कहा एक विषय कठिन है तो मैं हिंदी चुनता हूँ। फिर आपने अपना उद्देश्य उधर को मोड़ दिया, ठीक है? वही चीज़ आपने सीएपीएफ की सेवा के साथ करी,
तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप यही चीज़ आईपीएस की सेवा के साथ भी करेंगे कि 1.5 महीने ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि ये मुझे वो काम नहीं करने दे रही है जो मैं करना चाहता हूँ, फिर आप आईएएस है आईएफएस के लिए उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि अटेम्प्ट तो भी आपके पास है ना एक अटेम्प्ट इस समय। यस। तो इसके बारे में मुझे बताइए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने सिविल का प्रिपरेशन ही सिर्फ आईपीएस को ध्यान में रख करके शुरू किया था। तो ऐसा बिल्कुल कारण नहीं है। अगर मेरा सिलेक्शन आईपीएस में होता है तो इसके बाद मैं प्रश्न, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं या उसको राजनीतिक कोई पद देने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, उसका क्या कारण माना जाता है? सर एग्जैक्ट कारण तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, अगर बस अनुमान कर सकते। तो एक कारण ये कहा जाता है कि 10 वर्ष जब तक यूपी की सरकार थी उन्होंने कोई पद उस समय ग्रहण नहीं किया, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो इसलिए भारत की जनता या सर्वे में ऐसा माना जाता है कि उनको वो उसके लिए उपयुक्त नहीं समझते। तो क्या आपके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि आपने 1.5 महीने में एक पुलिस सीएपीएफ सर्विस छोड़ दी, तो आपको आईपीएस के लिए कैसे उपयुक्त माना जाए? सर अगर उससे रिलेट करने की बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान के अगर प्रधानमंत्री जी को लें तो इन्होंने अपनी एंट्री ही एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में किया था, उसके पहले इनके पास कोई अनुभव नहीं था। तो राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं। अच्छा, आपका उदाहरण सही है, मैंने यही कहा कि राहुल गांधी जी ने कोई छोटा पद किसी तरह का कोई पद सरकार में स्वीकार नहीं किया, किसी राज्य सरकार में, वो सीधे केंद्र सरकार में एक मुख्य पद अब लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आपने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को सिलसिलेवार तरीके से निभाया है, तो क्या आपका उदाहरण भी गलत नहीं है? नहीं सर, जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है, इसके पहले राहुल गांधी जी कई बार एमपी रह चुके हैं अमेठी से। तो और अभी वर्तमान में वो केरला से भी है एमपी हैं, तो उनको काफ़ी अनुभव भी है और उन्होंने कार्य भी किया है ग्राउंड पे। और जो मोदी जी की बात है, उन्होंने भी अपनी एंट्री जो है 2002 में। अच्छा, भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आप जानते हैं? यस सर। तो इसके बारे में बताइए कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ना चाहिए, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इसके बारे में क्या विचार रखते हो? सर वर्तमान में अपनी सुरक्षा स्थिति को देखें तो हमें नेवी को अपने स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जो एक डायरेक्ट थ्रेट है वो चाइना से है। वर्तमान में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी हम एक नया बना रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आईएनएस मिसाइल को बना रहे हैं, और आगे भी चल करके हमें अपनी इसमें कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा, नक्सल समस्या के बारे में बताइए कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या आप देना चाहोगे? सर नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई थी वो वेस्ट बंगाल के 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुई थी और मजूमदार जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनकी बस ये मान्यता थी कि जो हमारे रिसोर्सेस है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को। तो वही भावना बढ़ते बढ़ते कई सारे राज्यों में पहुंच गई, जहाँ पे भी विकास से परेशान या प्रशासन से परेशान लोग थे। तो उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी ली वो माओ से तुंग से ली कि हम जो भी न्याय लेंगे वो गन की नोक पे लेंगे। इस भावना से ये चीज़ें उपजी। तो इस समय नक्सल समस्या कितने प्रतिशत भारत के अंदर फैली हुई है, कितना प्रतिशत भारत नक्सल समस्या से प्रभावित है? सर वर्तमान में इसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। इसके पहले लगभग 2013-14 का डेटा है, उसमें 100 से अधिक जिले प्रभावित थे। वर्तमान में सिर्फ 38 जिले प्रभावित है और होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम मार्च 2026 तक इसको पूर्णतः खत्म कर। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन, आपने कहा कि हिंदी को सब जगह उसका प्रचार प्रसार करना सही नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो रीजनिंग कही जा रही है वो कह रहे हैं कि हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे पूरे भारत में करना चाहते हैं। तो क्या एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे अगर हिंदी को सब राज्यों में पूरे देशवासियों के सामने प्रचार किया जाता है, उसको स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें आपको क्या गलत नजर आता है? सर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है भारत में वो हिंदी ही है। 70% से ज़्यादा लोग यहाँ की हिंदी ही बोलते समझते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति हो या साउथ का व्यक्ति हो। वो जब भी आता है तो वो कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में हिंदी का ही प्रयोग करता है, और इसीलिए और वो राष्ट्रभाषा के रूप में राज्य भाषा के रूप में भी एक्सेप्टेड है। तो इसलिए हिंदी का कोई विरोध नहीं है, हिंदी को बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। प्रशासन के आधार से जो हम पत्राचार करते हैं एक दूसरे से, तो चलिए, कोई नहीं, पर पहले आप इससे कुछ अलग कह रहे थे ना, जब सर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तब आपके विचार अलग थे इसके बारे में। सर उसमें वो पॉलिटिकल सर पूछ रहे थे, पॉलिटिक्स के मुद्दे पे, क्योंकि उसमें जो सांस्कृतिक पक्ष है और लोग अपना जुड़ाव उसको उससे रखते हैं। इस बात को पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको यूज करके वो अपना वोट बैंक बनाने की का भी काम करते हैं। तो मैंने उस चीज़ का उस संदर्भ में जवान किया। धन्यवाद अनुराग, आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। हम आपसे पुनः मिलेंगे आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अनुराग, आपके इंटरव्यू में बहुत सी अच्छी बातें रहीं। आपका कम्युनिकेशन फ्लो बहुत अच्छा है, आप बड़े पोलाइट थे, बड़े हम्बल थे।
आपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी बहुत अच्छा दिया। आप कई बार ट्रैप में भी नहीं फँसे। आपने किसी तरीके का पॉलिटिकल बायसनेस भी नहीं दिखाया। पर अनुराग, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपके स्कोर में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक तो आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपना जो नॉलेज है उसको ज़रा ब्रश अप करिए, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो बड़े ही बेसिक चीज़ें आपको भी पता है मैथमेटिक्स में, है ना? सिमेट्री, ग्रुप थ्योरी में उसका क्या है, रैंक और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा ऐसे ब्रश अप करिए, ठीक है? एक जो आपके इंटरव्यू में सबसे नेगेटिव पार्ट रहा, वो ये रहा कि जब बोर्ड ने आपको ग्रिल किया विद रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ, आपने और अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ, करते रहिए। आप आईपीएस और सीएपीएफ के डिबेट को अननेसेसरी बहुत स्ट्रेच कर गया। आपको उसे और शॉर्ट में और अच्छे शब्दों में अपना व्यू पॉइंट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, कि आपने सीएपीएफ क्यों छोड़ा, आप यूपीएससी क्यों दे रहे हैं फिर से, आपने ट्रेनिंग में क्यों गए थे, आपने एक्सटेंशन क्यों लिया था। आपने पहले ही ये सारी बातें बताई, है ना? और बताने के बाद आपने ग्राउंड क्रिएट किया कि आइए और सवाल करिए मुझसे इन ग्राउंड्स पे। और वहाँ पर आप थोड़े से मतलब अनकंफर्टेबल दिखे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने एकदम बुरा आंसर किया है, बट क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो यहाँ पे ये देखना चाहते हैं हम कि आप डिसीजन मेकिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप थोड़ी और तैयारी करिए, ठीक है ना? और वहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स, फिगर्स होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले प्रश्न हुआ था आपसे कि क्या फ़ायदा हुआ? उसमें मैं बहुत रेडी नहीं था। हाँ, नीति आयोग ने कई सारे अभी रिपोर्ट्स दिए हैं उसमें, कई सारे फैक्ट्स दिए हैं, तो आप उनको भी थोड़ा तैयार करिए। वॉलीबॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हुए थे आपको, तो वहाँ पे भी वॉलीबॉल से हम क्या सीख सकते हैं? तो उसपे हेल्थ बेनिफिट भी थोड़ा आप बता सकते हैं कि उसका भी कोई एक फैक्टर है। स्वयं साहब प्रशासन में पूछा था सर, इसलिए। हाँ, ठीक है। प्लस कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा हाँ, फैक्टर है, ठीक है ना? तो कोऑपरेटिव स्पिरिट आप उसे भी बताइएगा। देन आप जब प्रश्न का उत्तर दे रहे थे जिसमें सर ने आपसे राहुल गांधी जी और मोदी जी के बारे में पूछा था, तो ऑब्वियसली वो एक ट्रैप क्वेश्चन होता है, और ऐसा क्वेश्चन ये इसीलिए होता है कि देखने के लिए कि आप में पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है या नहीं, क्योंकि सिविल सर्वेंट का एक बेसिक वैल्यू है नॉन पार्टिसन पार्टिसन, ठीक है ना? तो आपको मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट क्या आपने राहुल गांधी बोला सिर्फ? क्या आपने जी लगाया था उसके बाद? तो मोदी जी बोला था, ये मुझे याद है, राहुल गांधी जी है, बट आपने एक ब्लंडर किया, आपने मजुमदार जी बोला। चारू मजुमदार इज़ अ डेज़िग्नेटेड next what is it? it's a mistake. What should I know? It's a grave mistake. So please don't do that. He was at war against Indian states, so you cannot do that. Secondly, आपने जिस आपसे जब प्रश्न हुआ कि उत्तर प्रदेश से कितने चीफ मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर सॉरी, तो आपने क्या किया कि आप ये सोचने लग गए कि कौन उत्तर प्रदेश के हैं। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश से, नॉट उत्तर प्रदेश के। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो वहाँ पे आपको कंस्टिट्यूएंसी देखना पड़ेगा ना, ठीक है अनुराग? तो ये एक चीज़ें रहीं, क्योंकि आपका डिबेट थोड़ा स्ट्रेच हुआ बोर्ड के साथ, वो आपके अगेंस्ट चला गया। वहाँ पे आपने 20 से 25 नंबर लूज़ कर दिया आज, ठीक है? पर अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे हैं। जब आप एंटर किए थे, तो आप में वहाँ पे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट दिखना है, ठीक है? विद अ स्माइल आपको आना है, और जब आपको बैठने को बोला गया, आप बिल्कुल आपने वो सारी चीज़ें ठीक की, कोट एटिकेट आपका ठीक है। आपने शेव नहीं किया है। आई वुड अप्रिशिएट कि आप मॉक इंटरव्यूज़ में भी शेव करके जाएँ, क्योंकि उससे आप और शार्प दिखते हैं, ठीक है? और आप यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ के लिए इतने ज़्यादा, मतलब आप में इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और आप देखा यूनिफ़ॉर्म में लोग कैसे रहते हैं। Yes, sir. I did mistake. किसी तो आप उनका ध्यान रखिए। अनुराग, देखिए, ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ़ एक है कि आप सिलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है? 5th अटेम्प्ट है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट। 5th अटेम्प्ट है, और हम चाहते हैं कि यही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। मैं यही चाहता हूँ सर। तो कि लास्ट पर चाहते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको कि मैंने काफ़ी रिस्क लिया है इसके लिए। तो अगर आपने रिस्क लिया है, तो ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ मत करिए अनुराग, ठीक है? तो ये मेरा फीडबैक रहा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ऑनरेबल मेंबर्स अगर कुछ ऐड करना चाहें मेरा हाँ सर। लोग एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके आंसर्स बहुत लंबे थे और आप क्या स्टार्ट कैसे कर रहे थे, कई जगह पे आपने स्टार्ट किया है ना, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद फिर कंक्लूजन, ये वो जगह टाइम नहीं है उसके लिए। यहाँ पे आपका द बेस्ट आंसर हैज़ टू बी द फर्स्ट आंसर। ओके, ठीक है? मौके मुझे ये जैसे एक प्रश्न पूछा गया, भाई साहित्यकारों का नाम बताइए, बहुत सारे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे-अच्छे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको पूछा गया नाम बताइए, तो टीचर नाम बता दीजिए, बस खत्म बात। तो प्रोफेसर ज़्यादा प्रोलॉन्ग मत कीजिए, आपके ऊपर है, बिकॉज़ उसमें क्या होगा कि कई बार आपको कोई रोकेगा, तो सडनली यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस।
कॉन्शियस हो जाएगा। तो हाँ, कॉन्शियसनेस के कारण आप कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपके चेहरे में स्माइल बिल्कुल नहीं थी थ्रू आउट द इंटरव्यू। वो बहुत आपके नेगेटिव आपके खिलाफ जा सकता है, बिकॉज़ वो दिखाता है कि देखो कॉन्फिडेंस नहीं है बंदे के अंदर, वो थोड़ा-सा ज़रा घबराया हुआ है, नर्वस है। तो वो नर्वसनेस को दिखाने के लिए कि आई एम नॉट नर्वस, एक स्माइल चेहरे पे रखो, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आई कॉन्टैक्ट पे थोड़ा-सा इम्प्रूव कीजिए। आप जो प्रश्न पूछ रहा था, आप खाली उसी की तरफ देख रहे थे, बाकी किसी की तरफ देख नहीं रहे। तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, वो आपका होना चाहिए सब लोगों के साथ, ठीक है? जो प्रश्न वो पूछ रहा है, उनके साथ उस समय के लिए जब आप आंसर कर रहे हो, उस समय के लिए ज़्यादा उनके साथ रहेगा, बट बाकी लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो अगर आधा घंटे का इंटरव्यू चला है, 4 लोग हैं, तो करीब आपको बराबर-बराबर सब लोगों को देना है, आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी। तो जब आप एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो आप उस टाइम पे बीच-बीच में जहाँ पे मौका मिला, दूसरों के साथ भी अपना ग्लास जो है, वो शेयर कीजिए। और एक जगह पे मैंने देखा, अपने आंसर का आपको पूछा गया, हाँ, ये कुछ पूछा गया, आपने सिर हिला के ऐसे किया, हाँ बोला नहीं आपने। प्लीज़ अवॉइड दैट। ओक्स ठीक है? नॉट इज़ नॉट एन आंसर और येस इज़ एन आंसर, ठीक है? वो आपको करना है। और आपको पैन कार्ड नंबर नहीं पता, ये तो इसका मतलब फिर ऑब्जर्वेशन तो आपकी अपनी ही थोड़ी-सी ज़रा कमज़ोर है ना? सर याद था लेकिन मैं वो कन्फ्यूजन में था कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं। ये तो अरे ये बात सुनिए, ये तो नंबर्स मुझे उसमें से कन्फ्यूजन में था इसलिए मैंने अवॉइड किया कि गलत बताने से अच्छा है कि ना बताओ। ये रीज़न था। सर आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें सर आप? मैं बस बोल लूँ करने का आई कॉन्टैक्ट सारा मेंटेन करो, और जो जो बेसिक ग्रिलिंग जिन चीज़ों पे हुई है उनको एक थोड़ा आर्टिकुलेट वे में तैयार करो कि क्रिस्प आपके आंसर है, और सीधे बुलेट पॉइंट में, जो बुलेट पॉइंट में सीधे आंसर है, उस इशू को वो उसी समय क्लोज डाउन करे। एक सर, अगर वो जो आप कह रहे थे, आपने अभी डिफेंड भी किया कि हमसे प्रशासन रिलेटेड पूछा गया था वॉलीबॉल से, हेल्थ इज नॉट पार्ट ऑफ योर, आई मीन, यस सर, है ना? आई एग्री सर, क्योंकि मेरा अगर मेरा पैशन ही उधर ही है, आई शुड हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशासन में यहाँ भी मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने आपको नहीं पूछा था कि प्रशासन की तरफ से, मैंने आपको पूछा था व्हाट आर द लेसन्स यू कैन ड्रॉ? वो आपने अपने आप खुद बोला कि प्रशासन से। सो लिसन टू द क्वेश्चन क्लियरली फर्स्ट, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लेसन जो है, इस कोऑपरेशन बिटवीन 3 बार वो कर सकते हैं, दैट वो कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, दैट वाज़ अ मोर मिशन हेल्थ ये हड्डियों में होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू कैन ड्रॉ। और कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप आईपीएस को यहाँ रखते हैं और बाकी सर्विसेज को बिल्कुल आप कंसिडर ही नहीं करते। आप समझ लीजिए दूर बैठे हुए 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स कुड बी ठीक है, बस बार-बार ये कह रहे हैं आईपीएस बेहतर है कि उसमें मतलब लगभग आप यही कहना चाहते हैं अपनी बात से कि आपके कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं बार-बार। ठीक है, आप ये बताइए कि ये मेरा चॉइस है, मैं पैशनेट हूँ आईपीएस के लिए, पर अगर मुझे आईएएस मिलता है तो भी मैं बहुत दिल से सेवा करना चाहूँगा। तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा सर। ये भी और सर्विस हाँ, कहीं सर्विस मिलता है तो ये उसपे मैं पैशनेट होकर के काम करूँगा और फिर से मेरे पास एक मेरी लिमिट फंसी हो सर तो आपने आईएएस को हटा दिया है। क्योंकि वो एज़ अ यूज़ होगा कि आईपीएस कोई लेंगे फर्स्ट रैंक वाले, वो बचेगा तो फिर आईएएस में आ पाएँगे। तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि या तो आप मेडिकली अनफिट हो जाए। वैसा ही कुछ हो सकता है। बट एनी हाउ अनुराग, ये आपका लेखा-जोखा रहा आज के परफॉर्मेंस का। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने आपको दिया है एक रेंज में मार्क 155 टू 165। हाँ, एक राहुल गांधी जी अभी कहाँ से हैं सांसद? वो वर्तमान में सर केरला के आर यू श्योर? सही प्रियंका वहाँ से। अच्छा सॉरी सर, अब वो हमें केरला से थे, तब नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप गलत फैक्ट नहीं दे सकते हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। नहीं, मैंने वहाँ पे ये बताया था कि केरला से भी कुछ सांसद थे। नहीं शायद शायद मैंने वहाँ मिस्टेक सबने नोटिस किया होगा। ओके सर, आई एम सॉरी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। कैसे में हो क्या रहा है अनुराग पता है? आप अपने आंसर्स से मतलब पॉलिश करके एक ब्यूटीफुल आंसर देना चाहते हैं कि जिसको कोई नेगेट ना कर सके। आपको समझना चाहिए कि नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इससे पता लगा कि आप थोड़े बहस में पढ़ सकते हैं, ये पता हुआ, ठीक है? आप रॉन्ग फैक्ट्स दे सकते हैं, ये पता लगा, ठीक है? और आपको अपने ही बैकग्राउंड के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज कम है। ये सब पता लगा, ठीक है? तो इस पे मार्किंग होती है। तो 155 टू 165 इस रेंज में आज आप आ रहे हैं अनुराग। बट मैं फिर से बोलता हूँ कि आप 175 प्लस कैंडिडेट है एनी टाइम और आपका इस बार चांस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन का। सर मैं ट्राई करूँगा फिर से मैं आपके से मतलब फिर से रूबरू हुई। कब है आपका इंटरव्यू? मेरा 6 फरवरी। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप एक बार और आना चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है अनुराग। और उन्होंने वही प्रश्न पूछेंगे, हाँ आज आप काउंटर किया है। वो भी सर मैं कोशिश करूँगा व्यवहार और अच्छे से तरह से और अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। नेक्स्ट टाइम
मैं पूरी कोशिश करूँ। ऑल द बेस्ट। सर की चीज़ वो पूछना था जो आपने आई कांटेक्ट के लिए कहा। अभी मैं ऐसे कैजुअल बात वैसे आपने आई कांटेक्ट के लिए बात कहा, तो उसमें सर इश्यू ये है कि मैक्सिमम कुछ लोग कहते हैं कि जिसने क्वेश्चन पूछा आप उस पे कंसंट्रेट करिए। एक्चुअली अगर आप देखेंगे अनुराग, तो वो हॉर्स शू शेप्ड होता है हाँ, टेबल। आई हैव सीन दैट। कोई जो इधर बैठो आप और इधर, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, ऐसे करके ऐसे तो नहीं कर सकते आई कांटेक्ट। ये मोस्टली आपका वी है। सो अगर आप ऐसे देख रहे हैं, तो जिन्होंने प्रश्न किया है आप उनको अटेंशन दीजिए, अपना 90% दे दीजिए। चलिए 10% आप एक सॉफ्ट ग्लांसेस भी दीजिए, कम से कम लगे तो कि अगर समझ लीजिए आप एक लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप चढ़ गए, आप आईपीएस ऑफिसर, चलिए ऐसे मान लेते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हो और पुलिस डे मनाया जा रहा है और आप लेक्चर दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ नेताजी को देखकर बात कर रहे हो? नहीं सर, तो पूरी मैंने कोई नहीं, पहली बार आज कोशिश की है कि मैंने कोशिश किया था थोड़ा-सा 2-4 बार देखने की। बहुत कम किए। हाँ, बहुत कम किया। इट्स माय फर्स्ट स्टांस कि मैंने इतने जितने भी इंटरव्यू दिए 4 अभी तक यूपीएससी के दिए, 4 में ये पहला था कि मैंने कोशिश किया था। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पिन पॉइंट करते कि नहीं यही फोकस करके दो, इसलिए मैंने किया। और हाँ, ये बात सच है कि जितने मेंबर हैं, कई बार तो मेंबर यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हैं, हाँ, यहाँ मेंबर आप कैसे करोगे? और अब इनसे बात करने में तो फिर पूरा नेगेट हो जाता है और बोर भी हो जाता है। बिल्कुल। मौका ढूंढिए उससे बात करने का। जब जो आपने जिसके आपसे प्रश्न पूछा है, जब वो कुछ लिख रहे हैं या कुछ आपस में बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे एक स्टील ग्लांस विद अदर पीपल। और सर एक क्वेश्चन और था, हुँ। जो आपने कहा कि तुम पूरा वाइड एरिया दे दिए आईपीएस का उस पे ग्रिल करने के लिए, वो शायद मेरा स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ग्रिल करें उस पे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पे ग्रिल करेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरे एरियाज़ पे उतना ना जाएँ और नक्सलिज़्म, सीएपीएफ, आईपीएस यहाँ सब पे ही हुँ। रहे। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने ये चाहते हैं, बट आप ये कैसे अज़्यूम कर रहे हैं कि वो ग्रिलिंग का जो रिज़ल्ट होगा आपके फ़ेवर में होगा? ये नहीं पता सर। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे कैसे ये करना स्ट्रैटेजी हुई? ये करना चाहिए कि नहीं? नहीं। कि मैं ओके सर। आपको ऐसे बताना चाहिए, आप क्यों दूसरे सर्विसेज़ को ऐसा दिखाना चाहते नहीं, हैं? दूसरी सर्विसेज़ का नहीं सर। इंप्रेशन वही क्रिएट होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई किसी सर्विस में है, कोई रेवेन्यू सर्विसेज़ में है, ट्रेन हुआ है एकदम, 20 साल नौकरी हो गई, 25 साल नौकरी हो गई। आप आईपीएस ही करे जा रहे हैं, ठीक है, आप बताइए उसको, बट आप साथ में ये भी बताइए कि दूसरे सर्विसेज़ भी सर आपने लिस्ट में रखा है ना, सबको हाँ, प्रेफ़रेंस दिया ना? तो आप बताइए कि मैं सीएपीएफ इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं, जैसे आपने बताया वो लॉजिक अच्छा लगा मुझे, कि आईपीएस में होते हुए मैं सीएपीएफ में जा सकता हूँ, लेकिन सीएपीएफ में होते हुए मैं आईपीएस में नहीं आ सकता हूँ। इट्स अ लॉजिकल थिंग। आप इस ऐसे पॉइंट्स को आगे रखिए और ठीक है ना? और आप ये हमेशा बताइए कि मैं पहले श्योर नहीं था, आप ये बता रहे थे, पहले मैं श्योर नहीं था, अगर मैं 19 में सिलेक्ट हो गया होता, तो शायद मैं कर लिया होता। तो आज आपकी उम्र कितनी है अनुराग? 28 ईयर्स अब 29 हाँ, 35 में आप कुछ और नहीं सोचेंगे, हम कैसे मानें? आप बोलेंगे 28 में मैं श्योर नहीं था। लॉजिक समझ रहे हैं आप अपने आर्गुमेंट का? ये तो है सर, तो तो इसमें कभी भी चेंज हो हाँ, सकता तो है। इसका समझिए कि आप तब भी श्योर थे, अब भी श्योर हैं। ये बताइए, ठीक है? कि तब मुझे पता लगा कि मैं आईपीएस भी कर सकता हूँ, कि तब मुझे नहीं लगा था कि मैं सिविल सर्विसेज़ के लिए मेरी उतनी प्रिपरेशन है। बट जब मैंने वो क्लियर किया तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया। मैंने सीएसई का सिलेबस देखा, मैंने शुरू किया पढ़ना और मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने मेंस भी लिखा, मैंने इंटरव्यू भी दिया और फिर मेरा साथ में हो नहीं रहा था और क्योंकि मैं आईपीएस में होके फिर से सीएपीएफ में जा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरा रास्ता तो बंद नहीं हुआ है। ओके सर। ये लॉजिकल हुआ ना? हाँ, ये पुलिस एनकाउंटर पे कहा कि मैं उसके विरोध में हूँ। ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस ये था कि आई एम अपोज्ड टू इट। पुलिस एनकाउंटर। एनकाउंटर जो असंवैधानिक नहीं, वो एक मिनट, आपने जो बोला वो आपके मन में क्या था नहीं, आपने जो बोला, बाद में आपने करेक्ट किया कि इल्लीगल। स्टार्टिंग ही होना चाहिए था, वो क्वेश्चन आया, आप पहले सोचना था कि क्या बोलेंगे आप। एनकाउंटर के विरोध में है, ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग है, हाँ, मतलब, है ना? नहीं है। इल्लीगल एनकाउंटर ही स्टार्ट होना चाहिए था आपका। टेररिस्ट अटैक हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? उस पर काउंटर करना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर एकदम स्पेसिफिक, हिट इट ऑन द हेड। मैं इसको और अच्छे से प्रिपेयर करूँगा सर। Yeah. मैं एक बार और देना चाहूँगा। जी, से अनुराग आप वापस आइए एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑन द बेस्ट। हैव अ नाइस डे सर।